तो आज की क्लास में क्लास 11th का एक नया चैप्टर हमें स्टार्ट करना है और एक ऐसा चैप्टर है जिसका कंपटीशन के किसी भी एग्जाम में चले जाएंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आपको मिलते हैं और ये टोटली थियरी बेस्ड चैप्टर है, यानी इसकी थियरी समझ गए अगर आप तो आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। लॉजिकल क्वेश्चन इसमें मिलते हैं या फिर मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आप कह सकते हैं, जिनको हम लोग एक जनरलाइज्ड फार्मूला का यूज करके पढ़ेंगे। ये चैप्टर ऐसा है, देखिए चैप्टर्स आपके मैथमेटिक्स में कई तरह के मिलते होंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे मिले जो टोटली फार्मूला बेस्ड थे, जैसे हम लोग का 5th चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फार्मूला बेस्ड था। ट्रिग्नोमेट्री था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर बेस्ड था। रिलेशन फंक्शन था, थियरी बेस्ड था। वैसे ही ये चैप्टर भी हमारा थियरी बेस्ड है, यानी अलग अलग क्वेश्चन में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टेक्निक का यूज होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में जिनको सॉल्व करने के लिए हमें टाइम ज्यादा देना होता है, सोचने के लिए कम टाइम लगता है। जैसे क्वेश्चन अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आ गया तो हम लोग उसे 30 सेकेंड या 1 मिनट में उसका सोल्यूशन सोचते हैं कि इसे कैसे सॉल्व करना है, और उसको सॉल्व करने में 2 या 3 मिनट या 4 मिनट लगते हैं। जैसे लीनियर इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन देख लीजिए, सोचने में हमें बहुत कम टाइम लगता है कि इसमें करना क्या है, उसको सॉल्व करने में टोटली या ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में टाइम लगता है। तो ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे जिसमें कम समय में सोचते हैं, ज्यादा समय में आंसर लिखते हैं। लेकिन ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसको सोचने में ज्यादा टाइम लगेगा, आंसर लिखने में कम टाइम लगेगा। 5 मिनट सोचोगे और 10 सेकेंड में आंसर लिखोगे। तो ये लॉजिकल चैप्टर है। थोड़ा सा भी अगर आप कंसंट्रेट होकर नहीं पढ़ेंगे तो फिर समझ में आने वाला नहीं है ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है, पहले नाम को डिफाइन कर लेते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें यानी 2 टॉपिक पढ़ना है हमें, एक परम्यूटेशन एक कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन अलग चीज है और कॉम्बिनेशन अलग है, दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। उन पर हम लोग अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। उससे पहले इससे रिलेटेड कुछ नोटेशन वगैरह हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक नया नोटेशन यहाँ मिलने वाला है, फैक्टोरियल जिसको कहेंगे, फैक्टोरियल नोटेशन। इससे पहले हम लोग ये नोटेशन नहीं पढ़े हैं कहीं मैथमेटिक्स में या कहीं भी। आगे फिजिक्स में भी आप इसको पाएंगे, मैथमेटिक्स में भी पाएंगे। तो पहले इसको जान लेते हैं, ये फैक्टोरियल होता क्या है। फैक्टोरियल क्या है? किसी भी नेचुरल नंबर का अगर n फैक्टोरियल लिखा है तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सीरियल वाइज कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। कंटिन्यू 1 to n नेचुरल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है उसी को फैक्टोरियल n कहते हैं। क्या बोलते हैं? फैक्टोरियल n। ये किसके लिए है? नेचुरल नंबर्स के लिए। दैट मींस अगर फैक्टोरियल, इसका नोटेशन कैसे होता है, इसको 2 टाइप से आप लिख सकते हो। या तो ऐसे लिख सकते हो फैक्टोरियल n, ज्यादातर हम लोग सिंबॉलिकली यही यूज करेंगे। बुक्स में जो आपको मिलेगा ज्यादातर वो ऐसे भी है, तो ऐसे भी हम कर सकते हैं डिनोट, ये भी सही है। लेकिन जनरली हम लोग ये बनाते हैं, हम लोग चाहते हैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करें कुछ भी कि पेन उठाना कम से कम पड़े। इसको बनाएंगे तो पेन उठाना पड़ेगा, इसको बनाएंगे तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा। तो जनरली हम लोग ज्यादातर यही यूज करेंगे, ये भी यूज कर सकते हैं। अब फैक्टोरियल n का डेफिनेशन क्या है? 1 to n कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो n से स्टार्ट करेंगे, n से पहले वाला नंबर क्या होगा? n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन 3.2.1। 1 से लेके n तक के नंबर्स का अगर कंटिन्यू प्रोडक्ट हमने कर दिया तो इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल n। क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल n। फॉर एग्जांपल अगर फैक्टोरियल 3 हमें लिखना है तो क्या लिखेंगे? 3 into 2 into 1। ध्यान रहे, ऐसा भी हम लिख सकते हैं 1 into 2 into 3। बात एक ही है, चाहे इधर से स्टार्ट करें या इधर से स्टार्ट करें। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। फैक्टोरियल 3 कितना हो गया? 6। सिमिलरली फैक्टोरियल 7 करिए, फैक्टोरियल 5 करिए, तो देखिए कर पा रहे हैं आप लोग। फैक्टोरियल 7 की वैल्यू कितनी होगी? फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होगी?
वैल्यू निकालिए और करिए फटाफट। इसका 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 तो 120, इसका हो जाएगा 3360 कितना 3360। तो अब इस तरह से कोई भी फैक्टोरियल अगर आपसे पूछा जाए तो आप कर सकते हो। तो ये था फैक्टोरियल नोटेशन। हमने क्या बताया आपको कि ये नेचुरल नंबर्स के लिए है, बट फैक्टोरियल जीरो को भी डिफाइन किया गया है। फैक्टोरियल जीरो नेचुरल नंबर नहीं है, लेकिन फैक्टोरियल जीरो को भी हम डिफाइन किए हैं और उसको पढ़ते भी हैं। तो फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू क्या होती है ये अभी हम लोग निकाल के देखेंगे। देखिए कोई भी फैक्टोरियल जहां तक लिखे वहां के आगे हम रोक सकते हैं उसको। जैसे फैक्टोरियल 6 लिखना है तो हम लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल 5, या इसको ऐसे लिख सकते हो 6 into 5 फैक्टोरियल 4, या 6 into 5 into 4 फैक्टोरियल 3। जहां के आगे मल्टीप्लिकेशन आप नहीं करना चाहते वहां फैक्टोरियल पे रोक सकते हैं इसको। तो अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे फैक्टोरियल जीरो की। फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है 1। इसको प्रूव कर लेते हैं। कैसे होती है फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू 1? फैक्टोरियल n से डिफाइन करेंगे इसको। फैक्टोरियल n की वैल्यू क्या हमने बताया? फैक्टोरियल n की डेफिनेशन क्या है? n into n minus 1, n minus 2, n minus 3 and so on। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं n into फैक्टोरियल n minus 1। n के बाद हमने फैक्टोरियल पे रोक लिया इसको। अब n equal to 1 पुट कर देते हैं, 0 पुट कर देते हैं। 1 ऑन पुटिंग नेचुरल नंबर्स के लिए ही है तो 1 पुट कर लेते हैं। ऑन पुटिंग n is equal to 1। अगर n is equal to 1 पुट कर लेंगे तो यहाँ फैक्टोरियल 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ क्या आएगा? फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 1 का मतलब फर्स्ट 1, तो यानी फर्स्ट नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट तो एक ही है तो 1 ही आएगा ना, और ये भी 1 है तो 1 इक्वल टू कितना आ गया? फैक्टोरियल 0। हेंस फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 है। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन था। अब हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पहले समझेंगे, फिर परमुटेशन की तरफ चलेंगे, फिर कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, पहले इसके स्टेटमेंट को पढ़ देते हैं। इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज, अगर कोई इवेंट m डिफरेंट वेज यानी 3, 4, 5 डिफरेंट वेज से हो सकता है, फॉलोइंग विच उसके होने के बाद, फॉलोइंग विच सेकेंड इवेंट कैन अकर इन n डिफरेंट वेज, उसके बाद अगर कोई दूसरा इवेंट है जो n टाइप से हो सकता है, then the total number of different ways of occurrence of two events is m into n। अगर ऐसा कंडीशन है तो दोनों इवेंट के होने के कितने तरीके हो सकते हैं, वो कितना आएगा? m into n। आइए पहले समझते हैं इसको। सपोज करिए कि आप स्कूल में आ रहे हैं, स्कूल में आने के 2 गेट हैं। एंट्रेंस गेट कितने हैं? 2, और निकलने के 3 गेट हैं बाहर जाने के। तो एक स्टूडेंट कितनी तरह से अपने स्कूल में आके निकल सकता है, उसके पास कितने ऑप्शन हैं? पहले हम ये बना लेते हैं। हमारे पास कितने एंट्रेंस गेट थे? 2। एंट्रेंस 1 और एंट्रेंस गेट 2। इन दोनों से हम आ सकते थे। एग्जिट गेट कितने हैं? 3। दोनों गेट से हम आएंगे तो इन 3 तरह से बाहर जा सकते हैं। हो सकता है कि हम फर्स्ट गेट से आए हों, फर्स्ट गेट से बाहर निकले, एक तरीका हो गया। फर्स्ट गेट से आए सेकंड गेट से बाहर गए, दूसरा तरीका हो गया। फर्स्ट से आए थर्ड से बाहर गए, 3 तरीका हुआ। सेकंड गेट से आए फर्स्ट गेट से बाहर निकले, 4। सेकंड गेट से आए सेकंड गेट से बाहर निकले, 5। और सेकंड गेट से आए सेकंड गेट से ही थर्ड गेट से निकले, 6। टोटल हमारे पास कितने तरीके आए? 6। काउंटिंग करने पे यही आ रहा है।
और ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग जो है वो हमको एक डायरेक्ट फार्मूला दे रहा है। हम एक्चुअल काउंटिंग कर रहे हैं तो यही आ रहा है ना 6, और वो भी यही कह रहा है कि अगर 2 एंट्री गेट हैं, अगर आप एंटर कर गए उसके बाद 3 निकलने के रास्ते हैं, तो m डिफरेंट वेज हो गए एंट्रेंस गेट। पहले इवेंट का क्या हुआ, एंट्री करना, कि हम स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे तभी तो निकलेंगे। तो पहले ऑप्शन हमारा जो m की वैल्यू आई वो कितनी है 2, और निकलने के कितने ऑप्शन है हमारे पास, n = 3। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट या टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे हमारे पास किसी स्कूल से आके बाहर जाने के, 2 × 3 6 या 3 × 2, ठीक है। यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। हम लोग जनरली पहले जब छोटे थे या अब भी इस तरह की सिचुएशन आते थे तो हम लोग काउंट करके बताते थे। अगर ये फार्मूला ये सपोज करके हम नहीं लिखते होते तो 1 मिनट के लिए आप इतनी जल्दी आंसर नहीं दे पाते। आप पहले सोचते कैसे करना है, क्या करना है, उसके बाद आंसर देते। और ये सिर्फ 2 केस के लिए, दो ही इवेंट के लिए नहीं होता है, 2 से ज्यादा इवेंट के लिए भी हो सकता है। फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स हों, यानी m × n × p, ठीक है, इतने के लिए। जैसे मान लो अगर इसके साथ कंडीशन दे दे, दूसरा कंडीशन एक चेक कर लेते हैं। कोई स्टूडेंट है, उसके पास 3 शर्ट है, शर्ट कितने हैं 3, 2 पैंट है, कितने पैंट 2, और 3 टाई है या 2 टाई, तो वो कितनी तरह से चेंज करके पहन सकता है अपना कपड़ा, मतलब वो कितनी तरह से चेंज करे कि वो सेम कपड़ा कितने दिन बाद फिर पहनेगा, ये हम पूछे। कोई ना कोई एक चेंज करना हो, कोई एक चेंज करके बोलते। तो T1 T2 इसके साथ भी हो सकता है, T1 T2, फिर इसके साथ T1 T2, फिर T1 T2, फिर T1 T2, टाई के लिए T1 T2 यूज कर रहे हैं। अब देखो कितने तरीके उसके पास, टोटल 12, काउंटिंग करने में कितने आ रहे हैं 12, और फंडामेंटल प्रिंसिपल का भी यूज करेंगे तो क्या आएगा, पहले हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, फिर 2 ऑप्शंस थे, फिर 2 ऑप्शंस थे, तो टोटल कितना आया 12। तो यही है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। अब हम लोग मीनिंग समझ लेते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। व्हाट इज परमुटेशन, परमुटेशन है क्या, पहले ये समझिए। परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट। क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंज करना किसी चीज को, व्यवस्थित करना क्या है परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशन माने सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा है। दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि इसमें ऑर्डर मायने रखेगा, किस ऑर्डर में ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को, और इसमें ऑर्डर मायने नहीं रखेगा। अब कुछ एग्जांपल से पहले इसको समझेंगे, किसमें ऑर्डर मायने रखेगा, किसमें नहीं। जैसे अगर मान लीजिए हम कह दें आपसे कि ये सिचुएशन, शर्ट पहन के आना है, ठीक है, तो ये शर्ट पैंट और टाई वाला जो सिचुएशन है ये क्या है, परमुटेशन है, कॉम्बिनेशन है, अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है, क्या है बताइए। अच्छा चलिए, अगर मान लीजिए आपके ग्रुप से, क्लास 11th का एक ग्रुप है, और 11 स्टूडेंट को हमको क्रिकेट टीम बनाने के लिए लेना है, तो ये क्या है, सिलेक्शन है कि अरेंजमेंट है, सिलेक्शन है। इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम कहें उसका, तुम्हारा नाम क्या है नलीन, और उसका राज, नलीन राज कहें चाहे राज नलीन कहें, ये 2 अलग अलग चीजें नहीं होंगी, ये दोनों सेम है, ये दोनों का मतलब सेम है ना। जैसे कोई अगर हम आके ये बोलेंगे नलीन और राज निकल जाओ क्लास से बाहर, तो यही दोनों निकलेंगे, और राज नलीन बोलेंगे तब भी यही दोनों निकलेंगे, अब यही दोनों निकलेंगे ना। लेकिन अगर मान लो यही हम तुमसे कहते हैं कि ये A, B और C है 3 लेटर, इससे तुम 2 वर्ड का या तीनों वर्ड का लेटर बनाओ, कौन कौन सा बना सकते हो। तो कोई बनाएगा ABC और कोई बनाएगा CBA, ये दोनों अलग अलग है, यहाँ दोनों अलग अलग है। कोई बनाएगा BAC, कोई बनाएगा BCA, कोई बनाएगा CAB,
फिर CBA तो हो चुका है, और इस तरह से बनेंगे आगे जो भी BCA ACB इस तरह बनेंगे ना। तो यहाँ ऑर्डर का कोई बहुत मतलब नहीं है। अगर दो को भी लेके बनाए तो AB अलग है, BA अलग है, अरेंजमेंट है ये। और सिलेक्शन जब करना होगा तो सिलेक्शन, जैसे अगर हम कहते हैं कि एक सर्कल हमने बनाया है, इस पे P1 P2 P3 P4 P5 ये पॉइंट्स हमने लगा रखे हैं। आपको दो पॉइंट को ज्वाइंट करके एक कार्ड बनाना है। सर्कल के सर्कमफरेंस पे दो पॉइंट को ज्वाइंट करते हैं तो कार्ड बनता है ना, कार्ड बनाना है। कितने तरह से बना सकते हो तो आप बताओ, ये इवेंट जो है ये सिलेक्शन है या फिर अरेंजमेंट है? अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट कैसे होगा? P1 P3 चाहे P3 P1 तो एक ही लाइन बनेगी ना। P1 P3 कहो चाहे P3 P1 कहो, लाइन तो एक ही है, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? सिलेक्शन है, ये कॉम्बिनेशन होगा, ये परमुटेशन नहीं होगा। सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि क्या कौन सा इवेंट परमुटेशन है, कौन सा कॉम्बिनेशन। यहाँ तो क्लास में पढ़ते टाइम आपको पता है कि पहले एक्सरसाइज में परमुटेशन पढ़ना है, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में, तो आपको पहले से पता है कि जो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं उसमें परमुटेशन का ही फार्मूला अप्लाई करना है और परमुटेशन ही अप्लाई करना है। लेकिन जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, किसी कंपटीशन में आएगा, तो वहां आपको ये नहीं गिवन रहेगा किस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो वहां पहले आइडेंटिफाई करना अच्छी तरह आपको आना चाहिए कि ये कॉम्बिनेशन है या परमुटेशन है। ठीक है। अब जैसे कह दिया जाए कि एक 5 नंबर्स दे दें और कह दें कि इससे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। कोई भी 5 डिजिट दे दें और कह दें 3 डिजिट का नंबर बनाइए, जैसे 1 2 3 4 5 से मिला के 3 डिजिट का नंबर बनाइए। तो ये बताइए जो नंबर बनाने की इवेंट है ये क्या है? अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है? अरेंजमेंट है, जिसमें ऑर्डर मायने रखता हो, यानी 1 3 और 3 1 दोनों अलग अलग चीजें हो, वो क्या है? अरेंजमेंट है, परमुटेशन है। और जिसमें ये अलग अलग ना हो के सेम हो जाए वो क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो 1 3 जैसे 135 और 531 दोनों अलग अलग है ना, तो ये क्या है? अरेंजमेंट है। तो पहले आपको इस तरह के एग्जांपल्स को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कौन अरेंजमेंट और कौन सिलेक्शन। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टेबल लिख पाएंगे। तो इसकी थियरी को समझना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो पहले एक्सरसाइज में हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही पढ़ना है और इसकी थियरी ये। सिर्फ थियरी और सिर्फ फार्मूला से इस चैप्टर का काम नहीं चलने वाला। लॉजिकल चैप्टर है, आपको खुद भी बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि कंडीशन कैसे गिवन है, यहाँ कौन सा सिचुएशन है और किस तरह के फार्मूला इसमें अप्लाई होंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू करें हम लोग आगे एक्सरसाइज। अब कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। जैसे अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूं कि आपको यहां से मुंबई जाना है और जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, बाय ट्रेन, बाय कार, बाय बस, बाय प्लेन, और जाके आपको लौटने के लिए भी ये 4 ऑप्शन है। इनसे जाके इनसे लौट सकते हो। तो अगर आपको अपनी जर्नी प्लान करनी हो तो कितने तरह से कर सकते हो, कितने तरीके, कितने ऑप्शन आपके पास हैं जिससे आप अपनी जर्नी को कर सकते हैं? 16 है आपके पास ऑप्शन। जैसे अगर कार से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो या प्लेन से जाते हो, ये जाने के हमारे ऑप्शंस हो गए। आने के भी अगर प्लेन से गए तो प्लेन से आ भी सकते हैं, कार से भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस से भी आ सकते हैं। और ऐसा सबके साथ होगा, सबके साथ 4 ऑप्शन रहेंगे हमारे। तो टोटल कितने वेज हुए? 60। फंडामेंटल प्रिंसिपल का यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का, तो ये मुश्किल से 5 सेकंड में सॉल्व होगा। 4 × 4 जाने के ऑप्शन, 4 आने के, टोटल 16 हो गया। तो है ना, मैथमेटिक्स आसान करता है कि नहीं? इसलिए चीजों को बहुत आसान कर दे रहा है। अगर मान लो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा दें, आप देखो बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ रेस्ट्रिक्टेड होता है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाए। जैसे मैं रेस्ट्रिक्शन लगा दूं कि आपको मुंबई जाके वापस आना है, लेकिन कंडीशन ये है कि जिससे जाएंगे उससे नहीं आना है।
जैसे अगर प्लेन से गए तो प्लेन से नहीं आना है, कार से गए तो कार से नहीं आना है, बस से गए तो बस से नहीं आना है। तो कितने टाइप से आप अपनी जर्नी आप अरेंज कर सकते हो? 12, क्योंकि जाने के ऑप्शन 4, आने के ऑप्शन 3, तो टोटल 12। इसी तरह से मान लो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन कहीं भी परम्यूटेशन में भी लगा हो, तो उस केस में हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? सिंपल है तब तो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन, अभी परम्यूटेशन जब हम लोग पढ़ेंगे उसका फार्मूला भी पढ़ेंगे, तो फार्मूला अप्लाई करके या फिर इस तरह के रूल अप्लाई करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हो तब क्या करें? जब कोई रेस्ट्रिक्शन लगा हो तो हम पहले टोटल नंबर ऑफ वेज निकालते हैं, इस इवेंट को होने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, फिर उसमें से अपोजिट रेस्ट्रिक्शन के जो अपोजिट रेस्ट्रिक्शन है उतने टाइप के कितने वेज हैं और उसको माइनस कर देते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि 99 to 1000 के बीच में आपको ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनमें कम से कम एक डिजिट 8 हो, कम से कम एक डिजिट 8 हो। अब ये रेस्ट्रिक्शन वाली बात हो गई। सिर्फ अगर नंबर्स लिखने के लिए कहा जाता तो हम आसानी से कर लेते, लेकिन हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है क्या, कि कम से कम उसका एक डिजिट क्या होना चाहिए? 8। 99 और 1000 के बीच में जो भी नंबर बनेंगे वो 3 डिजिट के होंगे, 3 डिजिट के होंगे ना। तो 3 डिजिट के नंबर में 1 डिजिट 8 होना है कम से कम। तो अब हम पहले क्या निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज कि टोटल नंबर्स कितने हैं 99 और 1000 के बीच में, माइनस अपोजिट रेस्ट्रिक्शन। अब माइनस कर देना। अपोजिट रेस्ट्रिक्शन क्या होगा? एटलीस्ट, जिसमें हम कह रहे हैं कि या फिर ए 1 एग्जैक्टली 1 डिजिट इज 8, सपोज करो ये है सिंपल रेस्ट्रिक्शन, तो हम क्या कर देंगे? नो डिजिट इज 8, कोई डिजिट उसका 8 ना हो। इस तरह के सिचुएशन वाले को माइनस इसमें से कर देंगे, तो जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है उसके साथ हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर हम कह दें कि 3 डिजिट का नंबर बनाना है हमें 1 2 3 4 5 से, जबकि रेस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट प्लेस पे 1 नहीं रहेगा या 1 रहेगा। सपोज करो फर्स्ट डिजिट क्या हो, या फिर मान लो ये रेस्ट्रिक्शन लगा दें कि लास्ट डिजिट 2, लास्ट डिजिट 2। तो अब हम पहले टोटल निकालेंगे कि टोटली कितने तरह से इसको फिल कर सकते हैं। माइनस लास्ट डिजिट 2 ना हो उसको घटा देंगे, लास्ट डिजिट 2 ना हो उस ऐसे कितने कंडीशन है उसको माइनस कर देंगे तो 2 वाला मिल जाएगा। यानी जो रेस्ट्रिक्शन है उसके अपोजिट रेस्ट्रिक्शन को हमें माइनस करना है। आई बात समझ में? तो अभी क्वेश्चन के साथ जब डील करेंगे हम लोग तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे और करने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होगा। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखना है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन भी उसको कहते हैं कि अगर दो इवेंट ऐसे हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, एक्सक्लूसिव समझते हो, अगर दो इवेंट एक साथ यानी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर दो घटनाएं ऐसी हैं जो एक साथ नहीं घट सकती, दोनों एक साथ नहीं घट सकती, तो ऐसी घटना को क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फॉर एग्जांपल एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आना और टेल आना, ये दो इवेंट है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। दोनों एक कॉइन को टॉस करेंगे तो दोनों एक साथ नहीं आ सकते, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो ये कैसा इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर कहीं भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ रहे हैं, जैसे हमने यहां सिर्फ इवेंट लिखा है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है ये दोनों, तब टोटल नंबर ऑफ अकरेंस वेज कितने हो जाएंगे? n प्लस n, तब हो जाएंगे n प्लस n। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। A lady wants to select 1 cotton saree and 1 polyester saree from a textile shop. If there are 10 cotton varieties and 12 polyester varieties, in how many ways can she choose the 2 sarees?
एक लेडी जाती है किसी टेक्सटाइल शॉप में और उसे दो तरह की साड़ियां लेनी है, दो साड़ी सेलेक्ट करना है, जिसमें एक है कॉटन की और दूसरी पॉलिस्टर की। कॉटन की है 10 साड़ीज और पॉलिस्टर की 12। वो अपना सिलेक्शन कितने तरह से कर सकती है? उसको एक ही साड़ी लेनी है, उसको एक ही साड़ी लेनी है, तो दोनों एक साथ तो ले नहीं सकती। यहाँ पे क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि उसे एक ही साड़ी लेनी है। तो अब उसके पास ऑप्शन कितने हैं? 10 + 12, 10 × 12 नहीं, 10 + 12, 22 वेज हैं उसके पास सिलेक्शन के। तो इन बातों का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट समझ गए ना? कि दो इवेंट अगर ऐसे हैं जो एक साथ नहीं हो सकते तो वो क्या होगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जैसे क्लास में दो इवेंट मान लीजिए है, एक फिजिक्स का क्लास चल रहा है, एक मैथ का क्लास चल रहा है, तो एक क्लास में दोनों इवेंट एक साथ तो हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए आपको एक ही कोई क्लास अटेंड करनी है, एक ही क्लास अटेंड करनी है, तो आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? दो। 1 + 1, 1 × 1 नहीं होगा, 1 + 1, 2 ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे से अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।